बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लीगल एक्टिविस्ट एंड अटॉर्नीज पाकिस्तान। मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं कि पोस्ट अरेस्ट बेल कैसे ड्राफ्ट की जाती है। तो जी दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा कि पोस्ट अरेस्ट बेल है क्या और उसके कौन से ग्राउंड है और कौन से सेक्शन शिक के तहत फाइल की जाती है। तो जी आ जाएं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोर्ट का नाम मेंशन करना है कि कोर्ट का जो नाम है वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन और बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। उसके साथ आपने उसकी सिटी मेंशन करनी है या जुरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं वो आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद नेम ऑफ अक्यूज, उसका फादर्स नेम और उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस और किस सिटी का है वो लाजमी लिख के, और उसके बाद ये लाजमी मेंशन करना है कि कौन सी जगह पे वो कन्फाइंड है। बेसिकली आपकी जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है वो जब बंदा जुडिशियल लॉकअप में होता है तब फाइल होती है। तो इसलिए आपने ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि अगर बेल हो जाती है तो उसके आर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए वो लाजमी है कि इस चीज़ का मेंशन होना। उसके बाद आपका जो अक्यूज़ होता है इसमें पिटिशनर होता है और अगेंस्ट में आपकी कौन होती है, स्टेट होती है। और उसके बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखनी है वो है, आपने एफआईआर नंबर लाजमी लिखना है, क्योंकि हर एफआईआर का एक स्पेसिफिक नंबर होता है और वो ईयर के साथ भी मेंशन होता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है और डेट आपने लिखनी है जिस पे एफआईआर हुई थी और कौन से ऑफेंस के मतलब अकॉर्डिंग उस बंदे को अरेस्ट किया गया है, कौन से कलम उस बंदे के ऊपर लगे हुए हैं, ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है। और उसके साथ साथ पुलिस स्टेशन का जिक्र कर देना है कि फ़लाँ पुलिस स्टेशन पे मतलब एफआईआर हुई थी। उसके साथ साथ आपने हेडिंग देनी है, पोस्ट अरेस्ट बेल पिटीशन अंडर सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी की 497 जो सेक्शन है वो डील करती है पोस्ट अरेस्ट बेल के साथ। अब उसके साथ साथ आपने जो लिखना है रेस्पेक्टफुली शेवित, ये लाजमी लिख लेना है, क्योंकि रेप्यूट या जज को मतलब डिग्निफाइड अंदाज में कोर्ट करने के लिए ये टाइटल दिया जाता है कि रेस्पेक्टफुली शेवित। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखनी है, क्योंकि आप बैड ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज जो है वो ज़्यादा मतलब एक रिलेवेंट बन जाता है इन केसेस में जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्राउंड लिखना है आपने कि अक्यूज जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और वो एक रेप्यूटेबल क्या कहते हैं स्टेटस अपनी सोसाइटी में एंजॉय कर रहा है या डिग्निफाइड पर्सनालिटी ऑफ द सोसाइटी है। दूसरा ग्राउंड जो आता है कि ये जो मलाफर्डी है वो समटाइम्स ये लिख लेते हैं मलाफर्डी ऑफ कंप्लेनेंट एंड पुलिस। पुलिस और कंप्लेनेंट दोनों मिलके मतलब अक्यूज को फंसा रहे हैं। अक्यूज ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जो उसके अगेंस्ट मतलब एलिज किया गया है। तो ये क्या है, आपका जो भी सारी चीज़ है वो बोगस है और रिजल्ट ऑफ कंकशन एंड कंसल्शन है, मतलब मिलजुल के उसको फंसाया गया है। और तीसरा ग्राउंड आ जाता है द पिटिशनर accused is innocent has been falsely implicated in this false case only due to defame his personality before his family and society। तो उस बंदे को मतलब बेवजह डिफेम करने के लिए, उसकी रिप्यूट पे मतलब कीचड़ उछालने के लिए उसके अगेंस्ट ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये भी मेन ग्राउंड आ जाता है आपकी बेल के लिए। चौथे ग्राउंड पे आ जाएं तो ये आपने लाजमी लिखना होता है, क्योंकि जब बंदा जुडिशियल लॉकअप में जाता है तो इन्वेस्टिगेशन समझो कि पूरी हो जाती है और आपकी बंदा वो मैं आपको लास्ट में बताने लगा हूँ कि ही इज़ नॉट फर्दर रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये कहते हैं कि चालान अभी नहीं आया। अगर चालान पेश नहीं हुआ तो आप कह देते हैं कि भाई केस जो है वो फर्दर इंक्वायरी का है, 497(2) के क्लास में बनता है। तो इसलिए इट इज़ अ मेजर ग्राउंड इज़ पर द लॉ या सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कि उस अक्यूज को बेल दी जाए। उसके बाद थर्ड पे उसके बाद आ जाएं द पिटिशनर हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस अबाउट टाइटल केस falsely maliciously and stated facts make the case of complainant is suspicious and necessitates further inquiry। तो ये जो है सारा शक व शुबात के मतलब मबनी है जो भी पिटिशनर का केस है, तो इसके लिए फर्दर इंक्वायरी लाजमी है। और नंबर 6 पे जब आप आ जाएंगे दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर आर प्राइमा फेशिया ग्राउंडलेस। जो ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, जो चीज़ डिपेक्ट होती है या वाजे होती है, जो चीज़ या मटेरियल अवेलेबल है ऑन द रिकॉर्ड, उससे ये फील होता है कि केस किसी किस्म का वैल्यूएबल नहीं है
इस बंदे को जानबूझ के फंसाया गया है, इसके लिए इस बंदे को बेल दी जाए। अब उसके बाद आ जाते हैं लास्ट ग्राउंड पे, जो कि मेन एक मेजर ग्राउंड है। वो ये है कि दैट द पिटिशनर इज इन जुडिशियल लॉकअप एंड इज नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि जब बंदा फिजिकल रिमांड से जुडिशियल रिमांड पे आ जाता है, तो फर्दर मोर ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। समझो कि वो इन्वेस्टिगेशन का फेज कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए जज उसको जुडिशियल सॉरी फिजिकल लॉकअप जो होती है या फिजिकल रिमांड होता है, तो उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज देता है। और इन लास्ट आपने ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी होती है कि जो पिटिशनर है वो रेडी टू फर्निश ए सफिशिएंट श्योरिटी एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस कोर्ट, मतलब इस कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए ये बंदा श्योरिटी देने को तैयार है कि मतलब ये इन्वेस्टिगेशन या केस की प्रोसीडिंग जो है उसको अटेंड करेगा, और जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग या कार्रवाई होगी उसमें फुल्ली पार्टिसिपेट करेगा और सरकार के साथ पूरा ताउन करेगा। और उसके बाद एट द एंड ऑफ डे आ जाती है प्रेयर कि आप मांग क्या रहे हो, जज से आपको कौन सा रिलीफ चाहिए। तो वो ये होता है, अंडर दिस circumstances it is prayed that the instant petition may currently be allowed and accused be released on bail till final decision of the case। अब ये आपने लाजमी लिखना है कि अक्यूज को बेल दी जाए जब तक कंप्लीट केस डिसाइड नहीं हो जाता, तो कंप्लीट डिसीजन तक आपको बेल लेनी है। और उसके बाद पिटिशनर का नाम आ जाता है और इसकी सिग्नेचर ले लेते हैं आप। बेसिकली अगर आप नाम नहीं भी लिखते तो नो इशू, क्योंकि ऊपर हमने नाम मेंशन कर लिया होता है कि ये बंदा पिटिशनर है। और किसके थ्रू कर रहा है, तो ऑब्वियसली अटॉर्नी या एडवोकेट के थ्रू कर रहा होता है, तो उसका नाम एडवोकेट हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, व्हाट्सएवर जो भी, तो वो आपने लिखना है। और उसके बाद अगर उसके साथ साथ कोई और एडवोकेट है तो उसका भी नाम लिख लें, अगर नहीं है तो नो इशू। उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपने लाजमी लिखाना लगाना होता है। इसके साथ सर्टिफिकेट की एक कानूनी हैसियत है, वो ये सर्टिफाई करता है कि ये पहली बेल है। या समटाइम्स ये होता है सेशन का मतलब मजिस्ट्रेट जो होता है आपकी बेल प्री अरेस्ट सॉरी पोस्ट अरेस्ट बेल जो आपका मजिस्ट्रेट होता है वो खारिज कर देता है, तो आप फिर उसके अगेंस्ट जो दूसरी बेल होती है वो कहाँ पे फाइल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास फाइल करते हैं। तो ये चीज़ लिखनी लाजमी होती है कि ये 497 के अंडर जो आपकी बेल एप्लीकेशन में पहली है या दूसरी है। और आपने ये लाजमी लिखना होता है कि ये सारा कुछ किया है वो किसके कहने पे किया है, पिटिशनर के कहने पे आपने किया है। और ये यहाँ पे एडवोकेट अपनी साइन वगैरह कर लेता है।